हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। कैसे हो बच्चों? अच्छे हो? चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं हमारा फिर नेक्स्ट टॉपिक। देखो बेटा, अभी तक हम बात कर रहे थे वेक्टर्स की, जिसमें हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स, जहां हमने डिस्कस किया एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, आफ्टर देन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हमने प्रोडक्ट में दो टाइप का प्रोडक्ट डिस्कस किया था। फर्स्ट वन इज स्केलर प्रोडक्ट एंड अनदर वन इज वेक्टर प्रोडक्ट। पहले स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे फ्रेम हो सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। आफ्टर देन हमने डिस्कस किया वेक्टर प्रोडक्ट, दैट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे वेक्टर प्रोडक्ट को करना है, किस वे में हम डायरेक्शन निकालते हैं, किस टाइप की हमारी प्रॉब्लम फॉर्म हो सकती हैं और फिजिक्स में इनका कैसे यूज आने वाला है, इससे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस की थी। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में दोनों टाइप का वेक्टर्स हमने डिस्कस किया था और इसके बाद मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे जहाँ पर भी हमारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो आई होप आपको सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। अगर किसी की इसमें कोई भी क्वेरी है तो वो अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप में पूछ सकता है। तो आज के इस लेक्चर में बेटा स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट वीडियो, विद द नेक्स्ट सब टॉपिक, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर ये, ठीक है। इस पर भी काफी सारे क्वेश्चंस हमारे फ्रेम होते हैं और फिर कंप्लीट फिजिक्स में काफी यूज में आने वाला है। तो आज डिस्कस करते हैं बेटा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। पहले रिजल्टेंट वर्ड का मीनिंग क्या है और फिर रिजल्टेंट को हम निकाल से कैसे हैं, ये सारी बातचीत हम आज के वीडियो में करेंगे। तो आइए बच्चों, देखो मान लो लेट्स से आपको गिवन है बेटा ये कोई भी ए वेक्टर है और ये कोई भी बी वेक्टर है एंड द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ द वेक्टर्स इज थीटा। Here two vectors are given, first one is a vector, another one is b vector, ठीक है। मुझे इन दोनों का टोटल न्यू वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो रिजल्टेंट वर्ड का मीनिंग है कि ओवरऑल अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करता हूं तो जो न्यू वेक्टर आएगा, ओवरऑल जो वेक्टर बनेगा, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। इट इज अ वेरी सिंपल कि लेट्स से ए और बी दोनों वेक्टर्स को मैं ऐड करता हूं और एक न्यू वेक्टर हमारा फॉर्म हो जाता है सी वेक्टर। तो हेयर सी वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट। क्लियर? रिजल्टेंट मतलब क्या हो गया कि फाइनल रिजल्ट जो है, ठीक है। दैट मीन्स आई कैन राइट इट सी वेक्टर दैट इज इक्वल टू होगा एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर एडिशन आइडेंटिटी फॉलो होकर रिजल्टेंट बन रहा है तो एडिशन होगा, अगर सब्सट्रैक्शन आइडेंटिटी फॉलो करके हमारा रिजल्टेंट बन रहा है तो यहाँ पर इन दोनों को हमें सब्सट्रैक्ट करना होगा। दोनों पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं कि लेट्स से टू वेक्टर्स हैं, इनके एडिशन से एक न्यू वेक्टर बन रहा है तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा सी वेक्टर विच इज इक्वल टू होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है बेटा। ये तो हो गया रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट। अब प्रॉब्लम्स कैसी आती है हमारी, एक्चुअल में आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड देगा, आपको इनके बीच का एंगल देगा और न्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपसे पूछ लेगा, न्यू वेक्टर की डायरेक्शन आपसे पूछ लेगा, ठीक है। समझ लो अभी तक हम क्या कर रहे थे, ए वेक्टर आपको आई कैप जे कैप के कैप में गिवन है, बी वेक्टर भी आई कैप जे कैप के कैप में गिवन है। तो डायरेक्टली आप सी वेक्टर को आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में निकाल रहे थे, तो वो हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में, ठीक है। वो भी एक तरह से रिजल्टेंट हो गया। अब मैं चेंज क्या कर रहा हूँ, यहाँ आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में गिवन नहीं है, ए और बी का मैग्नीट्यूड गिवन है एंड एंगल गिवन है, देन आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए इसको हमने एक डिफरेंट टॉपिक में इंक्लूड किया है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। सो देखो बेटा, लेट्स से इन टू वेक्टर्स को ऐड ऑन करके हमारा न्यू वेक्टर फॉर्म हो गया, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विच इज इंपॉर्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज डिनोटेड बाई मॉड ऑफ सी वेक्टर। मैग्नीट्यूड लिखोगे तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, मॉड साइन आ जाएगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज अ मॉड ऑफ सी वेक्टर विच इज इक्वल टू क्या होगा, तो सी वेक्टर किसके इक्वल है, इसके
दैट मीन्स सी का मैग्नीट्यूड भी किसके इक्वल होगा, इसके मैग्नीट्यूड के। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। सही बात है। नेक्स्ट देखो बेटा, जैसे डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू होता है हमारा ए बी कॉस थीटा। इन सेम वे इफ आई राइट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो इसको आप लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड मल्टीप्लाइड बाई एंगल। भाई ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ये भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, विच इज इक्वल टू ए इंटू ए, तो क्या हो गया ए स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड है। ए वेक्टर एंड ए वेक्टर दोनों में एंगल क्या होगा, जीरो, क्योंकि दोनों सेम वेक्टर है। अगर ये ए है तो दूसरा भी ए इसी के ऊपर आ गया, तो एंगल क्या हो गया, जीरो। और कॉस जीरो कितना होता है हमारा बेटा, 1। तो ए डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, और अनदर फॉर्म में लिखूं तो मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी समझ में आ रही है आपको, ए डॉट ए दैट इज इक्वल टू क्या होगा हमारा ए स्क्वायर और मॉड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर यूज में लेने वाले हैं। एक बार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, आपको दो वेक्टर्स गिवन है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है। इन दोनों के एडिशन से जो न्यू वेक्टर है उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में ऐड करता तो डायरेक्टली ऐड अप हो जाता, अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ में। अब बस मेरी ये आइडेंटिटी, ये जो मेरा स्टेप है, ये कैसे भी सॉल्व हो जाए, इनका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ये ब्रेक हो जाए तो अपना आंसर आ जाएगा। इसको ब्रेक करने के लिए मैंने क्या किया, ये एक आइडेंटिटी यूज में ले रहा हूँ, ए डॉट ए दैट इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलो आगे चलते हैं। अगर मैं बेटा यहाँ पर इसको होल स्क्वायर कर दूँ तो ये हो गया मॉड ऑफ सी का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों साइड LHS एंड RHS साइड होल स्क्वायर कर दिया। एक्चुअल में हम इसका डेरिवेशन कर रहे हैं जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्म हो जाए और आपको बेसिक स्टेप्स भी पता लग जाए। फाइनल रिजल्ट आपको याद रखना है, लेकिन एक बार डेरिवेशन आप समझ लो। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा मॉड ऑफ सी का होल स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, ए डॉट ए के। इन सेम वे मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ए डॉट ए स्क्वायर, सो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी से मैंने इसको ऐसे लिख दिया। क्लियर, नाउ सी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ए प्लस बी और ए प्लस बी का क्या हो रहा है बेटा, डॉट प्रोडक्ट। तो कैसे करोगे इसे, ए का पहले इन दोनों से फिर बी का इन दोनों से। चलिए फॉलो करते हैं, ए का इससे किया तो ये हो गया ए डॉट ए का बी से किया तो ये हो गया बी डॉट ए, प्लस बी का ए से किया तो ये हो गया हमारा बेटा ए डॉट बी, प्लस बी का बी से किया तो ये हो गया हमारा बेटा बी डॉट बी। दैट टेंड्स टू सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए डॉट ए इज ए स्क्वायर, बी डॉट बी इज बी स्क्वायर, ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा एंड ए डॉट बी इज आल्सो ए बी कॉस थीटा। क्लियर, ए डॉट ए क्या हो गया अपना ए स्क्वायर, इन सेम वे बी डॉट बी भी क्या होगा बी स्क्वायर, और ए डॉट बी क्या है ए बी कॉस थीटा। ये सारी आइडेंटिटीज मैंने यहाँ पे पुट कर दी। आ रही है बात समझ में? अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा, that is tends to C which is equal to square root of a square plus b square plus twice of ab cos theta। C that is equal to क्या हो गया,
स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा। ओवरऑल हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ गया बेटा, ये वाला, जिसको हम रीड कैसे करने वाले हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, इनके एडिशन से एक न्यू वेक्टर बन रहा है, तो इस न्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हेयर a and b are the magnitude of both of the vectors and theta is the angle between both of the vectors। क्लियर। तो ये चीजें क्या हो गई, थोड़ी अलग हो गई। अभी तक हम डायरेक्टली एड अप कर रहे थे, आई कैप जे कैप के कैप भी बने तो हमने आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में ऐड कर दिया, आंसर आई कैप जे कैप के कैप में आ गया, तब तो चीज़ बहुत ही ईजी है। बट अनदर वे क्या पॉसिबल है, आपको कंप्लीट वेक्टर ना दे के ओनली मैग्नीट्यूड एंड एंगल दे, तो अगर ओनली मैग्नीट्यूड एंड एंगल गिवन है तो भी हम निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एक सिंपल सा पैटर्न है, कैसे भी दे दे, ऐसे दिया है तो इजी है, अगर इस फॉर्म में हमें वैल्यूज दी हैं तो भी हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं एज वेल एज डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। अभी हम निकाल रहे हैं बेटा मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड तो हमारा क्या आ गया, ये वाला। ठीक है, तो ये आप एक बार कॉपी कर लो। पहले इस पैटर्न पे क्वेश्चंस चेक करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, देन हम डायरेक्शन की भी बात करेंगे कि इस इंफॉर्मेशन से भी हम डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कॉपी कर लो बेटा। कर लिया कॉपी, चलो देखो बेटा, एक बार वापस बता रहा हूं कि अगर इंफॉर्मेशन आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में है तो रिजल्टेंट नॉर्मली आई कैप जे कैप के कैप में आ जाएगा, मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा, डायरेक्शन भी आ जाएगी। अनदर अगर ओनली मैग्नीट्यूड एंड एंगल गिवन है तो भी हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या आइडेंटिटीज होंगी और कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हमारी क्रिएट हो सकती हैं, ये सारी बातें हम डिटेल में करते हैं। देखो बेटा, जैसे मैं फर्स्ट केस 1 ले लेता हूँ, लेट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 0 डिग्री, दैट मीन्स दैट इज बोथ आर पैरेलल। अगर आपको पैरेलल वेक्टर्स की बने, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, एंगल 0 है तो कॉस ऑफ 0 कितना होगा, 1। तो अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ रिजल्टेंट, ये हमारा कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो एंगल क्या हो गया, 0, कॉस 0 कितना हो गया हमारा 1, तो क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर मैं यहाँ पर इसको चेक करता हूँ तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, और होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसिल आउट, तो रिजल्टेंट डायरेक्टली क्या आ गया, a प्लस बी। पहला स्टेप क्या हो गया कि अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, जैसे मैं ऐसे बोल देता हूँ कि ये कोई भी एक बॉडी है, इस पे इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्सेज पैरेलल हैं, तो इस पे नेट फोर्स अगर आपको लिखना है तो नेट फोर्स यहाँ पर कितना हो गया, 15 न्यूटन। ठीक है, कि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो थीटा क्या होगा, 0, और थीटा 0 है तो रिजल्टेंट दोनों का एडिशन से होगा, दैट मीन्स 10 + 5 = हो जाएगा 15।
कहने का मतलब क्या हुआ कि दो वेक्टर्स अगर आपको गिवन है उनको हम नॉर्मल वे में ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी डायरेक्शन भी होती है। अगर डायरेक्शन पैरेलल है तो डायरेक्टली ऐड ऑन हो जाएगा, c इक्वल टू a प्लस बी दैट इज इक्वल टू आ गया 50। ठीक है, जैसे मैं बोल देता हूँ ये ब्लॉक है, इधर 10 न्यूटन लग रहा है और ऐसे 5 न्यूटन लग रहा है, तो क्या अब नेट फोर्स 15 न्यूटन होगा? नहीं, अब नेट फोर्स 15 न्यूटन नहीं होगा क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। डायरेक्शन अलग है तो यहाँ का एंगल निकालना होगा और वो एंगल पुट करके नेट फोर्स निकालना होगा। फॉर्मूले का यूज समझ लो कि अगर सेम डायरेक्शन में है फोर्स है तो डायरेक्टली ऐड हो गया, लेकिन अगर कोई डिफरेंट डायरेक्शन में है या एक एंगल पे है तो एक सिंगल फोर्स मुझे निकालना है, नेट फोर्स निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो मुझे इस फॉर्मूले में पुट करके ही रिजल्टेंट निकाला जाएगा। तो दो वेक्टर्स को ऐड करके मैग्नीट्यूड निकालने का ये तरीका है। ठीक है, ये रिजल्टेंट निकालने का हमारा तरीका है, जिसका पहला केस हो गया कि अगर एंगल 0 है तो इनको आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। ये एक सिंपल सा केस हो गया, ये भी आप कॉपी कर लो, इस पर भी हम क्वेश्चंस करेंगे कि नेट होगा a प्लस बी और इसको हम मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं, दैट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। दैट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। और मैक्सिमम क्यों बोला? क्योंकि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 पॉसिबल है, उस हिसाब से मैक्सिमम जो रिजल्टेंट आ सकता है वो एडिशन से ही आ सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो मैक्सिमम फोर्स बन सकता है 10 और 5 से वो 15 ही बनेगा, मोर देन 15 कैसे भी नहीं हो सकता। और ये बात तो एकदम सिंपल भी है, ये आप यहाँ से समझ भी सकते हो कि यार 10 और 5 लगाएंगे तो 15 ही बनेगा, 15 से ज़्यादा कैसे बन जाएगा। सही बात है ना, तो लिख लो। चलिए, जैसे मैं ले लेता हूं बेटा यहाँ पे केस 2, लेट बोथ वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। कैसे हैं बेटा? एंटी पैरेलल है, डेट मीन्स ए वेक्टर इधर जा रहा है तो बी वेक्टर अपोजिट जा रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल इनमें एंगल 180 डिग्री है। Vectors are anti-parallel, then the angle between both of the vector is 180 degree. Now अब आपको फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट क्या होगा। तो आपने तो पढ़ा है कि भाई दो वेक्टर गिवन है तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस तरीके से अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और थीटा कितना हो गया हमारा 180। क्लियर? देन द वैल्यू ऑफ cos 180 इज, बताओ, -1, तो ये क्या हो गया -के 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो रिजल्टेंट क्या बन गया हमारा a माइनस बी। सेकेंड केस समझ में आ रहा है कि अगर आपको ये ब्लॉक गिवन है, इधर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और पीछे 5 न्यूटन लग रहा है, तो नेट फोर्स डायग्राम देख के भी कितना बनना चाहिए 5 न्यूटन, मतलब कि 180 एंगल है तो माइनस हो जाते हैं। ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है कि आप इस फॉर्मूले से तो सॉल्व कर ही सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। पैरेलल है तो डायरेक्टली ऐड कर दो, एंटी पैरेलल है तो डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है, और ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, दैट इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इज a प्लस बी, मिनिमम वैल्यू इज a माइनस बी। ठीक है, और अगर एंगल पे दिया जाए तो ये फॉर्मूला है हमारा, तो ये भी लिख लो आप बेटा। केस 2, एक हो गया केस 1, एक हो गया अपना केस 2।
ऐसे काफ़ी सारे केसेस बना सकते हो, अलग अलग एंगल के लिए केसेस बना सकते हो। अदरवाइज हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट तो है ही, स्टैंडर्ड रिजल्ट से हम डायरेक्टली सारा कुछ सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ बेटा केस 3, लेट बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, आपको क्या बोला है, ये कोई भी ए वेक्टर है और ये कोई अनोदर बी वेक्टर है और दोनों कैसे हैं बेटा, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना हो गया, 90। अब आपको बताना है इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। तो आपने पढ़ा है कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो होता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आपको बोला है दोनों परपेंडिकुलर हैं तो थीटा कितना हो गया अपना 90 और कॉस 90 क्या हो जाएगा हमारा 0। कॉस 90 क्या होता है 0, डेट मीन ये वाली टर्म क्या हो गई 0 और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो भी क्या हो जाएगा 0। तो रिजल्टेंट सी कितना आया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो रिजल्टेंट का अमाउंट ये होगा। ये भी किससे आ रहा है, स्टैंडर्ड फार्मूला से। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ ये कोई ब्लॉक है, इधर 4 न्यूटन का फोर्स है और इधर 3 न्यूटन का है, आपको बताना है बताओ नेट फोर्स ब्लॉक पे कितना है। तो देखो बेटा, क्या मैं इसको 7 न्यूटन बोल सकता हूँ, नहीं। 7 कब होता है, जब 3 न्यूटन इसके पैरेलल में होता। क्या मैं इसको 1 न्यूटन बोल सकता हूँ, नहीं, क्योंकि डायरेक्ट माइनस भी नहीं हो सकते। 1 तब होता है जब ये इसके एंटी पैरेलल होता। लेकिन यहाँ पर 4 से तो मैं इधर खींच रहा हूँ, 3 से ऊपर खींच रहा हूँ, तो नेट फोर्स क्या होगा, तो यहाँ एंगल है 90 से आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ बी की पुट कर दो। डेट मीन्स अगर मैं लिखता हूँ ए की वैल्यू 4 स्क्वायर, बी की वैल्यू 3 स्क्वायर, तो ये आ गया 16 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 25। तो 25 का अंडर रूट हो गया 5 न्यूटन। तो इस पे नेट फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन। नेट फोर्स हमारा कितना लग रहा है इस पे 5 न्यूटन। तो अगर दो फोर्सेज, दो वेक्टर गिवन है तो नेट रिजल्ट आएगा ये। यहाँ पर थीटा के बेसिस पे रिजल्ट डिसाइड होगा। अगर पैरेलल है तो डायरेक्टली ऐड ऑन, अगर एंटी पैरेलल है डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट, अदरवाइज आपको इस फॉर्मूले से निकालना होगा। आप ये रिजल्ट भी याद रख सकते हो या डायरेक्टली फार्मूला यूज में ले सकते हो। फार्मूला यूज लेते लेते ये रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक हमारा थर्ड केस हो गया, इसको भी आप कॉपी कर लो। फिर हम इन पर एक साथ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए रब कर दूं बेटा ये। चलो अब क्वेश्चंस की बात करते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन से हम चालू करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लेवल्स बढ़ाते हुए जाएंगे जैसे हम पहले कर रहे थे।
मैं ब्लॉक भी बना देता हूँ साथ में। देखो बेटा, मैंने 4 क्वेश्चन ड्रॉ करे हैं। आपको बोला है बेटा कि ये कोई भी एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे ये 2 फोर्स लग रहे हैं। आपको बताना है नेट फोर्स क्या होगा। कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में 2 फोर्स लग रहे हैं, इसमें भी रिजल्टेंट बताना है, इसमें भी रिजल्टेंट बताना है और इसमें भी रिजल्टेंट बताना है। आपको चारों के लिए कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, सॉल्व करना स्टार्ट करो। आपको चारों क्वेश्चंस में बताना है रिजल्टेंट फोर्सेस क्या क्या होंगे, उनका मैग्नीट्यूड क्या क्या आएगा। टेन न्यूटन एंड 6 न्यूटन, 20 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, 20 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। ठीक है। ये एंगल्स पर लग रहे हैं, ये पैरेलल है और ये एंटी पैरेलल है। ठीक है। चलो, जो सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करते रहो, बाकी मेरे साथ समझ सकते हैं। जैसे बेटा हमें निकालना है रिजल्टेंट। आपने पढ़ा है रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या चाहिए मुझे? दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए और इनके बीच का एंगल चाहिए, तो अपना आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पे ये पुट करते हुए चले जाओ। जैसे मैं फर्स्ट के लिए बात करता हूँ, डायरेक्टली भी बोल सकता हूँ, पैरेलल है तो डायरेक्टली क्या हो गया a प्लस बी, डेट मीन्स 10 + 6 = 16 न्यूटन। अगर किसी को ये याद नहीं रहता है तो फॉर्मूले से सॉल्व कर लो। थीटा क्या हो जाएगा 0। अगर यहाँ पुट करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा 16। सेकंड में दोनों कैसे हैं? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल है तो क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट, क्या बन जाएगा a - b, डेट मीन्स 20 - 5, तो आंसर इज 15 न्यूटन। आंसर इज 15 न्यूटन। ठीक है। चलो थर्ड पे आते हैं। हाँ जी, थर्ड पे कैसे लग रहे हैं दोनों फोर्सेज? एक एंगल पे। तो क्या डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं? नहीं। क्या डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो अब कैसे करना होगा इसको? फॉर्मूला से। आपने पढ़ा है फॉर्मूला में रिजल्टेंट क्या होगा अपना? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर मैं लिखूँगा बेटा रिजल्टेंट r डेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 प्लस b स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 प्लस ट्वाइस a 10 b 10, थीटा कितना है 60, तो ये क्या हो गया cos 60। अगर मैं यहाँ से लिखूँगा रिजल्टेंट r इक्वल टू 100 + 100 200, 2 × 10 × 10 200 cos 60 1/2। 2 से ये कितनी टाइम्स गया 100 टाइम्स, तो रिजल्टेंट कितना आ गया √300। इसको आप क्या लिख सकते हो 10√3 न्यूटन। समझ में आ रही है बात है कि अगर आपको 2 फोर्स गिवन है, 2 वेक्टर क्वांटिटी गिवन है और ये एक पर्टिकुलर एंगल पर अप्लाई हो रहे हैं, इनको एक सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो उसका रिजल्टेंट होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और यहाँ पर हमें a b और थीटा की वैल्यूज को पुट कर देना है। इनको अगर हम पुट करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर 10√3 न्यूटन आ जाएगा। सिंपल, लिख लो। बात आ रही है ना समझ में? कि जैसे फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है कि वही सेम 2 फोर्सेज आपके अप्लाई हो रहे हैं एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। आपको सॉल्व करके बताना है कि यहाँ रिजल्टेंट क्या होगा। तो आपने पढ़ा है कि भाई रिजल्टेंट निकालने का तरीका है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। Here resultant equal to under root of
ए स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, बी स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 प्लस ट्वाइस ऑफ ए का मैग्नीट्यूड 20, बी का मैग्नीट्यूड 20 एंड एंगल इज 120। जो इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है उस इन्फॉर्मेशन को मैंने फॉर्मूला में पुट कर दिया। बस अब इस फॉर्मूला को मुझे सॉल्व करना है। तो रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 400 प्लस 400 800, 20 इंटू 20 400, 400 इंटू 2 800। नाउ द पार्ट कम कॉस 120 कितना होगा 180 माइनस 60, दैट मीन्स माइनस के कॉस 60 और माइनस ऑफ कॉस 60 क्या हो गया माइनस के 1/2। सिखा रखा है ना ये तो कि इसको 180 में तोड़ लो या 90 में तोड़ लो, जो भी आपको इजी लगे। अगर मैं इस तरीके से cos 120 की वैल्यू क्या आ गई अपनी माइनस 1/2, इस तरीके से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये क्या बना बेटा 400। तो रिजल्टेंट कितना आ गया हमारा बेटा यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 400, डेट मीन्स ये कितना हो गया 20 न्यूटन। ये हमारा क्या आ गया 20 न्यूटन। सो रिजल्टेंट क्या होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इससे रिजल्टेंट क्या आ जाएगा हमारा 20 न्यूटन। आ रही है बात समझ में। तो अगर दो फोर्सेस गिवन है तो रिजल्टेंट ऐसे निकालेंगे। दो का कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में, ठीक है। ये आप कॉपी कर लो। अब मैं बनाता हूँ यहाँ पे 3 फोर्सेज 4 फोर्सेज 5 वेक्टर 6 वेक्टर इनफाइनाइट कितने भी वेक्टर्स आपको दे दे आप सारे वेक्टर्स का भी रिजल्टेंट निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे वो भी अब हम डिस्कस करेंगे। ये आप कॉपी कर लो बेटा पहले। चलो कर लिया कॉपी। चलो बेटा आगे अब 3 वेक्टर गिवन हो हमें क्वेश्चन में तो कैसे करना है। देखो बेटा लेट्स से आपको गिवन है ये कोई भी एक ब्लॉक है, इस पर बेटा इधर तो अप्लाई हो रहा है 100 न्यूटन फोर्स, ठीक है। इधर अप्लाई हो रहा है बेटा 60 न्यूटन फोर्स, ऊपर अप्लाई हो रहा है बेटा 70 न्यूटन फोर्स, क्लियर। नीचे अप्लाई हो रहा है बेटा 40 न्यूटन फोर्स, ठीक है। और इधर अप्लाई हो रहा है बेटा हमारा 100 न्यूटन फोर्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कितने फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं 5 फोर्सेज, दैट मीन्स 5 वेक्टर गिवन है। और आपको क्या कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट फोर्स कि इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना है, दैट मीन्स इसको ओवरऑल हमें एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करना है कि इस पे नेट फोर्स कितना है। और वो भी पता लगाना है कि वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा कितने एंगल पे आएगा। तो देखो बेटा कैसे इनको सॉल्व किया जाए कि इस सारे वेक्टर्स को मैं एक सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट कर दूं, उसका अमाउंट भी पता लग जाए, उसकी डायरेक्शन भी पता लग जाए। तो कैसे करेंगे मैंने आपको बताया है, अगर आपको 2 वेक्टर गिवन है तो आप उनको डायरेक्ट फार्मूला से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप एनी 2 वेक्टर्स को उठाओ, उनको एक बनाओ, फिर एनी 2 को उठाओ फिर एक बनाओ, फिर एनी 2 को उठाओ फिर एक बनाओ। इस तरीके से वेक्टर का काउंट हम कम करते हुए चले जाएंगे और फाइनली कहाँ पर आ जाएंगे 2 वेक्टर्स पर। कैसे देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इधर है 100 न्यूटन और पीछे है 60, तो इन दोनों को एक बनाता हूँ तो नेट इधर कितना लग रहा है 40 न्यूटन। भाई 100 एंड 60 है, दोनों अपोजिट हैं तो नेट क्या हो गया माइनस, तो नेट क्या बन गया 40। जैसे ऊपर लग रहा है 70 न्यूटन और नीचे लग रहा है 40 न्यूटन, तो बड़ा कौन सा है 70,
तो नेट किधर जाएगा, ऊपर, और कितना जाएगा 70 माइनस 40 से 30, ये दोनों भी एक बन गए। और एक क्या लग रहा है हमारा 100 न्यूटन, कितने एंगल पे 60 पे। आया समझ में। अब कितने फोर्स रह गए, 5 से 3 रह गए। अब इन 3 को मैं कैसे भी 2 बना लूँ, ठीक है, और फिर 2 को मैं सॉल्व करना आता ही है हमें। अब इन 3 को मुझे क्या करना होगा, 2 बनाना होगा। देखो बेटा, अब इनको 2 कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर ये जो फोर्स है ये एक एंगल पे लग रहा है, ठीक है, कैसे भी मैं इनको 40 और 30 के ऊपर तोड़ दूँ तो हमारा ये 3 से 2 बन जाएगा। क्लियर। तो यहाँ हम एक कॉन्सेप्ट यूज में लेते हैं, डेट इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि लेट्स से बेटा आपको ये कोई भी एक वेक्टर गिवन है आर, जो कि हॉरिजेंटल लाइन से एंगल बना रहा है थीटा। समझ लो, आपको कोई भी एक वेक्टर गिवन है आर जो हॉरिजेंटल लाइन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ आर का, तो आर का हॉरिजेंटल लाइन पे एक प्रोजेक्शन आएगा। आप ऐसे समझो जैसे एक मैंने सीढ़ी लगा रखी है, ठीक है, उस सीढ़ी की जो परछाई है वो ज़मीन पर भी बनेगी और सामने वाली दीवार पर भी बनेगी, ठीक है। डेट मीन एक जो सीढ़ी है उसकी लेंथ एक तो एक्स एक्सिस में आ रही है और दूसरी वाई एक्सिस में आ रही है। अगर मैं बोलना चाहूँ कि ये जो सीढ़ी है इसकी लेंथ एक तो अपनी कहाँ पर आएगी, एक्स एक्सिस में, और इसकी लेंथ एक कहाँ पर आएगी, वाई एक्सिस। क्लियर। अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एक ये जो कंप्लीट वेक्टर है इसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, कि इसका एक प्रोजेक्शन एक्स पे आया और एक वाई पे आया। इसको ऐसे भी समझ सकते हो जैसे ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 0,0, इसके कोऑर्डिनेट हैं x, y। तो यहाँ x बता रहा है इसकी x की लेंथ और y बता रहा है इसकी वर्टिकल लेंथ। तो एक इंक्लाइन वेक्टर को मैंने क्या किया, 2 वेक्टर में तोड़ दिया, जिसको मैं लिख सकता हूँ आर वेक्टर डेट इज इक्वल टू होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आर वेक्टर ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल में तोड़ा है तो ये क्या बन गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। सही है बात बेटा। अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू लिखता हूँ तो आपने पढ़ा है, अगर मैं यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल मेथड यूज में लेता हूँ तो कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन एक्स अपॉन आर। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये बेस कितना है इस ट्राइंगल का, एक्स, और हाइपोटेनियस है आर, तो यहाँ से एक्स कितना आ गया अपना, आर कॉस थीटा। क्लियर। जैसे मैं लिखना चाहूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा के सामने वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर, और ये लॉन्ग लेंथ क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर इज वाई अपॉन हाइपोटेनियस इज आर। तो साइन थीटा क्या बन गया, वाई अपॉन आर। हियर वाई डेट विल बिकम इक्वल टू आर साइन थीटा। एक्स तो क्या आ गया, आर कॉस थीटा, और वाई क्या आ गया हमारा, आर साइन थीटा। आई बात समझ में, ठीक है। तो एक्स की लेंथ क्या हो गई, आर कॉस थीटा, और वाई की लेंथ क्या हो गई, आर साइन थीटा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कोई भी एक वेक्टर गिवन है आर वेक्टर, इसका एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल होगा। हॉरिजेंटल की लेंथ होगी आर कॉस थीटा, वर्टिकल की होगी आर साइन थीटा। ओवरऑल इस कंप्लीट वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये आर कॉस थीटा है और ये आर साइन थीटा है। एक इंक्लाइन वेक्टर को आप एक्स और वाई एक्सिस में ब्रेक कर सकते हो। एक इंक्लाइन वेक्टर को क्या कर सकते हैं हम, एक्स और वाई एक्सिस में ब्रेक कर सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं जैसे यहाँ पर इसको ब्रेक करता हूँ, ये ब्लॉक है बेटा, इधर एक तो लग रहा है 40 न्यूटन, ऊपर लग रहा है 30 न्यूटन, इधर लग रहा है 100 न्यूटन। कितने एंगल पर है, 60 पर। तो इसका एक्स कंपोनेंट तो क्या हो गया, 100 कॉस 60। हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या आएगा, आर कॉस थीटा, और वर्टिकल क्या बन गया, 100 साइन 60।
एक तो x में आ गया और एक एक इसमें आ गया y में। इस पूरे वेक्टर को मैंने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, 100 cos 60 कितना होता है 1/2, 2 से ये कितना आया 50। तो डैट मीन्स इधर एक तो 50 न्यूटन लग रहा है और एक हमारा 40 न्यूटन लग रहा है। इन सेम वे ऊपर एक तो 30 न्यूटन है और एक हमारा sin 60 कितना होता है √3/2। √3/2, 2 से 100 को काटा तो 50, तो ये कितना आ गया 50√3 न्यूटन। डेट मीन्स ये कितना बना हमारा, ये ब्लॉक है, इधर तो बन गया 90 न्यूटन और ऊपर बन गया बेटा 30 + 50√3 न्यूटन। समझ में आ रहा है ना कि आपको क्या बोला है बेटा कि ये 100 न्यूटन का फोर्स एक एंगल पे लग रहा है। इनको मैंने कंपोनेंट्स में तोड़ लिया, 100 cos 60 और ये हो गया 100 sin 60। यहाँ पर ये कंपोनेंट्स को सॉल्व किया और यहाँ ये x एक्सिस में, ये y एक्सिस में। ओवरऑल 5 फोर्स को मैंने कितने फोर्स में बदल दिया, 2 फोर्स में। और इनके बीच में एंगल भी कितना है 90, और 2 को हमें 1 में बदलना आता है। कैसे बदलोगे, c = √a² + b² + 2ab cos थीटा। यहाँ पर a b और थीटा मुझे पता है, तो फाइनली एक फोर्स में मिल जाएगा। फाइनली ये 5 वेक्टर हमारे एक सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 2 दिए हों डायरेक्टली हो जाएंगे, 2 से ज़्यादा भी दे दे तो उनको धीरे धीरे एक एक कम करके 2 पर ले आओ और 2 आते ही फिर फॉर्मूला लगा दो कि 5 थे, 5 को 3 बनाया, 3 को 2 बनाया और 2 को 1 बनाने का अपने पास फॉर्मूला है, तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। आ रही है बात समझ में कि अगर आपको ऐसे मल्टीपल वेक्टर्स गिवन हैं तब भी हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर एंगल पे गिवन है तो ये कंपोनेंट मेथड हम यूज में ले सकते हैं, जो काफ़ी यूजफुल मेथड है कि कोई भी एक वेक्टर को x और y एक्सिस में ब्रेक कर सकते हैं, जिसका x कंपोनेंट जिस लाइन के साथ ये एंगल बना रहा है वो होगा r cos थीटा और दूसरा होगा r sin थीटा। क्यों होगा उसको भी हमने निकाला है, प्रूव किया है राइट एंगल ट्राइंगल से। ठीक है, तो यहाँ पर एक वेक्टर को 2 वेक्टर में ऐसे तोड़ सकते हो, उसके बाद इसको सॉल्व करना और इजी हो गया। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप का वो जो क्वेश्चन है आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7 रोटेशनल मोशन, चैप्टर नंबर 6 वर्क पावर एनर्जी, ये 11th में काम आएंगे। इवन अगर मैं सेकंड बुक में जाता हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स, वेव थ्योरी, SHM, इन सब में भी ये काम आएगा कॉन्सेप्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप कॉपी कर लो। ठीक है, इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं कि और कैसे हम क्वेश्चन को घुमा सकते हैं और मल्टीपल वेक्टर्स लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट को हम इजीली समझ पाएं। तो पहले एक बार ये कॉपी कर लो बेटा। आपको कितने भी वेक्टर्स दे दें, आप उनको फाइनली एक सिंगल वेक्टर में ब्रेक कर सकते हो और उस सिंगल वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। बस आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तो हमारा कैलकुलेशन रह जाता है जो बहुत ईजी है। यहाँ पर हमारा एक कॉन्सेप्ट यूज में आया कंपोनेंट में ब्रेकिंग का, कि एक वेक्टर को आप 2 वेक्टर्स में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ सकते हो। हॉरिजॉन्टल आएगा r cos थीटा और वर्टिकल आएगा r sin थीटा। ऐसा क्यों आया वो हमने यहाँ पे प्रूव भी किया है। क्लियर, कर लिया कॉपी ये सभी ने? सभी को ये बात समझ में आ रही है बच्चा लोगों? कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो। बाकी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस नॉर्मली आपको प्लस माइनस करना है और कुछ भी नहीं है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन से इसको समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है एग्जैक्टली।
जैसे ये कोई भी एक ब्लॉक है, ठीक है बेटा, इधर लग रहा है 20 न्यूटन फोर्स, इधर लग रहा है आपका 10 न्यूटन फोर्स, इधर भी लग रहा है आपका 10 न्यूटन फोर्स। ये एंगल है 120, ये भी एंगल है 120 और ये भी एंगल है 120। इधर 20 लग रहा है, इधर 10 लग रहा है, इधर 10 लग रहा है। कैलकुलेट नेट फोर्स। नेट मीन्स रिजल्टेंट फोर्स। आपको बताना है ये जो पॉइंट है इस पर नेट फोर्स क्या होगा, और जो फोर्सेज हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं। इन सबको आपको एक सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट करना है। अब देखो बेटा, अगर मैं आपको दो ही फोर्स देता, अगर ये वाला फोर्स नहीं देता तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाते और सॉल्व कर लेते। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई, यहाँ तो सर दो की जगह तीन फोर्स हैं, तीन के लिए तो हमने फार्मूला नहीं पढ़ा है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो मैंने आपको बताया है कि वेक्टर्स को क्या करो बेटा, कंपोनेंट्स में तोड़ लो और ओवरऑल दो फोर्स आपके बन जाएंगे, फिर फार्मूला लगा दो। तो आपको क्या करना है, इन तीन फोर्स को कैसे भी दो फोर्स में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे करोगे कन्वर्ट। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, तो ये तो आपका 20 न्यूटन है जो हॉरिजेंटल में लग रहा है, ये आपका जो 10 न्यूटन है ये 120 डिग्री पे लग रहा है, जिसको अगर मैं लेता हूँ तो ये 30 डिग्री है और ये 90 है। ऐसे ही होगा, सही बात है। ये जो आपका 10 न्यूटन है ये भी 120 डिग्री पे लग रहा है, ठीक है। ये आपका 60 है, ये यहाँ पर बात करता हूँ तो ये आपका 90, ये 30, तो ये भी क्या हो गया 60। एंगल लॉजिक समझ लो कि ये 120 था, अगर मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बनाता हूँ तो ये 90 30 90 30 और ये बचा हुआ क्या हो गया 60 60। क्लियर है ये चीज़। डेट मीन्स अगर मैं डायग्राम वाइज ही सॉल्व करता हूँ तो ये तो हो गया 20, इधर हो गया आपका 10 जो हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रहा है 60, और ये दूसरा हो गया 10, ये भी हॉरिजेंटल से कितना बना रहा है 60। दिख रहा है सभी को, बात आई समझ में कि मैंने हॉरिजेंटल से एंगल ले लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब मैं इसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ दूंगा x और y में, और फिर मुझे सॉल्व करना इजी होगा, ठीक है। तो एंगल को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, ये 120 था तो ऊपर वाला 60 और नीचे वाला 60। अब देखो बेटा, अगर मैं इसे तोड़ता हूँ तो ये तो हो गया आपका 20 जो x में लग रहा है, इसका एक कंपोनेंट तो x एक्सिस में हॉरिजेंटल में कितना आएगा 10 cos 60, और एक गया ऊपर 10 sin 60। एक इधर आ गया कंपोनेंट और एक ऊपर गया। क्लियर। सेम इसको अगर आप तोड़ोगे तो इसका एक प्रोजेक्शन इधर आएगा और एक पीछे की साइड आएगा। इधर तो गया आपका 10 cos 60 और नीचे क्या आ गया वही 10 sin 60। ये तो हो गया 10 cos 60 और नीचे क्या हो गया 10 sin 60। इनको पूरे एंगल इंक्लाइंड थे, उनको मैंने हॉरिजेंटल और वर्टिकल में ब्रेक कर दिया। अब देखो बेटा, ऊपर 10 sin 60 है, नीचे 10 sin 60 है, दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल, ठीक है। क्योंकि ऊपर नीचे है तो रिजल्टेंट क्या होगा दोनों का माइनस। अब इक्वल अमाउंट को माइनस करोगे 5 माइनस 5 क्या होता है 0। इस तरीके से 10 sin 60 माइनस 10 sin 60 भी क्या होगा 0। तो ये तो हो गए हमारे 0। इधर क्या लग रहा है 20, पीछे कितना है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो गए 20 cos 60। 20 cos 60 कितना 1/2, तो ये अपना कितना आ गया 10 न्यूटन। तो ओवरऑल कितना बन गया, इधर तो लग रहा है बेटा 20 न्यूटन और पीछे कितना लग रहा है हमारा 10 न्यूटन। दो फोर्स बन गए, तीन हमारे धीरे धीरे कन्वर्ट होके कितने में आ गए 2 में। और ये दोनों अपोजिट हैं तो डायरेक्टली लिख दूं मैं, अपोजिट है तो माइनस होगा, आंसर कितना आ गया 10 न्यूटन। दैट मीन्स ये जो कंप्लीट बॉडी है इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लगा। ये तीनों वेक्टर हमारे एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट हो गए।
तो ये इस तरह का कॉन्सेप्ट आपका फिजिक्स में काम आने वाला है। बस आपको क्या करना आना चाहिए, एंगल पे गिवन है तो उनको तोड़ना आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर इनको फिर 2 बन जाए तो 2 को 1 बनाना आना चाहिए। मल्टीपल को पहले 2 में कन्वर्ट करो और 2 को 1 बनाने का तो हमने फार्मूला पढ़ा ही है, वहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप कॉपी कर लो। और क्वेश्चन देखते हैं, या कंपोनेंट्स तोड़ने में किसी को कोई डाउट है तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डीपली समझ लेते हैं, कैसे कंपोनेंट्स को तोड़ा जाता है। तो एक बार बेटा ये कॉपी कर लो, कंपोनेंट्स तोड़ना और समझा देता हूँ मैं अच्छे से। चलो बेटा देखो बेटा, कंपोनेंट्स कैसे तोड़ते हैं ये वाला लॉजिक और समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया, अगर आपको कोई भी एक वेक्टर गिवन है तो इसका एक तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा और एक वर्टिकल प्रोजेक्शन होगा। इसको तो हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। It is also called horizontal component. ठीक है, जैसे ये एंगल अगर थीटा बना है और ये होगा हमारा वर्टिकल प्रोजेक्शन, that is also called vertical component. तो कोई भी एक वेक्टर है, इसको आप 2 वेक्टर में तोड़ सकते हो, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। तोड़ने का तरीका क्या होगा कि ये जो आर वेक्टर है बेटा आपका, इसकी एक हॉरिजॉन्टल शैडो है और एक वर्टिकल शैडो है। हॉरिजॉन्टल शैडो की जो लेंथ आएगी वो तो हमारी की आ जाएगी आर कॉस थीटा। वर्टिकल शैडो की जो लेंथ आएगी वो क्या आ जाएगी, आर साइन थीटा। कैसे आई, राइट एंगल ट्रायंगल से, जो मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो वेक्टर है जिस लाइन से थीटा एंगल बना रहा है वो तो होगा कोसाइन कंपोनेंट और उसका परपेंडिकुलर होगा साइन कंपोनेंट, ठीक है। जैसे अगर आपको गिवन है बेटा ये आर वेक्टर है, ये इस लाइन से थीटा बना रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट तो इस वाली लाइन पे आएगा और एक इस पर आएगा। जिससे थीटा बनाया है वो तो हो गया अपना आर कॉस थीटा और दूसरा वाला हो जाएगा अपना आर साइन थीटा। जैसे आपको बोला है कि बेटा ये कोई भी आर वेक्टर है और ये वर्टिकल लाइन से थीटा बना रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे राइट एंगल बनाओगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर मैं इस वाली लेंथ की बात करता हूँ तो जैसे मैं पॉइंट नाम दे देता हूँ ए बी सी, तो अगर मैं ए सी की बात करता हूँ तो आप लिखोगे कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। थीटा के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस और ये क्या है हाइपोटेन्यूस। तो इसको क्या लिखोगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से ए सी कितना आया आपका, ए बी कॉस थीटा, डेट मीन्स ए सी कितना आया आपका आर कॉस थीटा। कितना आएगा, आर कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया कि जिस लाइन से इसने थीटा एंगल बनाया है वो तो हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा क्या हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। ये तो होगा आर कॉस थीटा और ये होगा आर साइन थीटा, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मैं बोल देता हूँ ये आर वेक्टर है, ये इस लाइन के साथ थीटा बना रहा है, तो जिसके साथ थीटा बनाएगा उसके साथ तो आ गया कोसाइन कंपोनेंट और दूसरे परपेंडिकुलर के पास क्या चला गया, साइन कंपोनेंट। और जिधर आउटवर्ड है तो ये आउटवर्ड एरोज होंगे।
बस इतना सा है कि एक वेक्टर को दो पार्ट्स में आप तोड़ सकते हो, ठीक है। तोड़ने का तरीका क्या होगा कि यहाँ पर ये आर है जिसके साथ थीटा बना रहा है, वो आएगा आर कॉस थीटा। क्यों आएगा? वो राइट एंगल प्रॉपर्टी है, ठीक है। और दूसरा क्या आएगा? आर साइन थीटा। ये चार डायरेक्शन में ऐसे घुमा फिरा के आपको दे सकता है। क्लियर? जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल है थीटा, ये कोई ब्लॉक है एम, इस पर नीचे फोर्स लग रहा है एम जी। आपको बताना है एम जी का इसके अलोंग कंपोनेंट क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे? ये थीटा, तो सर जी ये हो गया अपना 90, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, क्योंकि ट्राइंगल का एंगल सम 180 होता है। तो ये थीटा, ये 90, ये हो गया 90 माइनस थीटा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो इसका कंपोनेंट इधर गया कोसाइन, तो ये हो गया एम जी। यहाँ पर जिससे थीटा बना रहा है वो कौन सा कंपोनेंट? कॉस। एम जी कॉस एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। और दूसरा क्या जाएगा? परपेंडिकुलर, वो क्या हो गया? एम जी साइन एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। समझ लो वापस से, नीचे लग रहा था एम जी, ये इंक्लाइन का थीटा है, ये आपका 90 है, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। जिससे एंगल बना रहा है, जिससे एंगल बना रहा है वो तो होगा कोसाइन। अगर मैं इस वाली लाइन और इस वेक्टर को ले रहा हूँ तो यहाँ एंगल है 90 माइनस थीटा, तो एम जी का कंपोनेंट गया एम जी कॉस 90 माइनस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया? साइन थीटा। या साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा। तो इस तरह से एम जी दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा। बात आ रही है समझ में कि एक कोई भी वेक्टर को आप दो वेक्टर में भी स्प्लिट कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। एक जो जिससे एंगल बन रहा है वो कोसाइन, दूसरा परपेंडिकुलर हो गया साइन, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी रिजल्टेंट निकालने में काम आता है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसको अगर मैं टॉपिक नेम भी देता हूँ तो दैट इज अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। ये कॉपी कर लो आप। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की एक वेक्टर को दो वेक्टर में तोड़ा जा सकता है। किस तरीके से? इस तरीके से लिख लो। चलो बेटा और क्वेश्चंस ले लेते हैं अपने रिजल्टेंट पे, और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया दो वेक्टर गिवन है तो एक सिंगल में कैसे बनाओगे, मोर देन टू गिवन है तो कैसे बनाओगे। तो अभी तक तो डायग्राम वाले क्वेश्चन थे, अब थोड़ा लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस ले लेते हैं। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कैसे हैं? देखो बेटा, जैसे आपको गिवन है लेट इमेजिन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। मैक्सिमम रिजल्टेंट of these vectors is 18 Newton and minimum resultant of these vectors is 10 Newton. Maximum resultant is 18, minimum is 10. Then calculate resultant force when both vectors
आर इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। लैंग्वेज क्वेश्चन समझ लो, आपको बोला है टू वेक्टर्स है, इनका मैक्सिमम रिजल्टेंट है 18 और मिनिमम रिजल्टेंट है 10। आपको बताना है बेटा कि जब ये 60 पर इंक्लाइंड होंगे तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा। क्लियर? आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि दो वेक्टर हैं ए एंड बी, इनका मैक्सिमम रिजल्टेंट है 18 और मिनिमम है 10। आपको रिजल्टेंट ही निकालना है कब? जब इनके बीच का एंगल हो 60। देखो मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होगा? मैक्सिमम रिजल्टेंट दोनों का a प्लस बी, कितना गिवन है हमें? 18। सेकंड मिनिमम रिजल्टेंट क्या होगा बेटा दोनों का? a माइनस बी, कितना गिवन है हमें? 10। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? रिजल्टेंट जब एंगल कितना है? 60। तो आपने पढ़ रखा है भाई रिजल्टेंट निकालने का तो तरीका होता है सर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसके लिए मुझे a मिल जाए, b मिल जाए और थीटा मिल जाए तो मैं बता दूंगा क्या होगा। अब आपको दिया हुआ क्या है? थीटा। a और b नहीं दिया है, अगर मुझे a और b मिल जाए तो मैं बता दूंगा क्या रिजल्टेंट होगा। बता रही है समझ में कि क्वेश्चन बस इतना सा है, और ये जो इन्फॉर्मेशन दी है इससे हम क्या निकाल सकते हैं? a और b। कैसे निकालोगे? जैसे ये दोनों इक्वेशन है, ऐड किया तो 2a इक्वल टू 28, तो a इक्वल टू कितना आ गया? 14 न्यूटन। a को यहाँ पे पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में तो b कितना आ गया? 4 न्यूटन। a प्लस बी, ए माइनस बी गिवन है, यहाँ से a और b मिल गया, और थीटा कितना दिया हुआ है आपको? 60। तब आपको रिजल्टेंट निकालना है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a का होल स्क्वायर। a का होल स्क्वायर a कितना है? 14। 14 का होल स्क्वायर कितना होगा? 196। 14 का होल स्क्वायर कितना होगा? 196 प्लस b का होल स्क्वायर, b कितना है? 4। 4 का होल स्क्वायर क्या हो गया? 16 प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा कितना गिवन है? 60। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ r इक्वल टू अंडर रूट 196 प्लस 16 दैट इज 212 प्लस ट्वाइस इंटू 14 इंटू 4 इज 56 cos 60 इज 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट। 56 एंड 212 कितना हो गया बेटा अपना टोटल? अंडर रूट ऑफ 268। तो अमाउंट कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 268। समझ में आ रही है बात? अगर डायरेक्ट ए बी और थीटा देता तो डायरेक्ट आ जाता, लेकिन समटाइम्स ऐसा होगा आपको डायरेक्ट नहीं देगा, आपको पैटर्न में देगा तो हम पैटर्न में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या होगा बेटा? ये आप कॉपी कर लो। ये एक क्वेश्चन हो गया। इस टाइप से भी प्रॉब्लम बना सकते हैं, और भी टाइप से प्रॉब्लम बना सकते हैं, और कैसे बना सकते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। पहले ये कॉपी कर लो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा।
देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ले लेता हूँ। आपको गिवन है बेटा मॉड ऑफ ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू है थ्राइस ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए प्लस बी विच इज इक्वल टू है बेटा थ्राइस ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस बी। क्लियर? मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर आपको गिवन है। एंड हियर mod of a vector that is equal to a mod of b vector which is equal to a 1। और ये कैसे हमारे यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ये हमारे कैसे हैं बेटा यूनिट वेक्टर है। देन कैलकुलेट एंगल बिटवीन a vector and b vector। Then calculate angle between a vector and b vector। Here mod of a that is equal to a mod of b, इसको मैं twice लिख देता हूँ, ठीक है। mod of a that is equal to है बेटा हमारा mod of b, तो आपको बताना है एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स कितना होगा। देखो बेटा इसको चेक करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जिसको समझ में आ गया वो सॉल्व करना चालू कर दो। आपको क्या करना होगा, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है पहले उस इंफॉर्मेशन को समझो। मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इस मॉड साइन को हटाना है तो मैं इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये हो गया मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर दैट इज 2 का होल स्क्वायर 4 मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। क्लियर? इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी, एक तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी डॉट ए प्लस बी। सेम वे में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a माइनस बी डॉट ए माइनस बी। कौन सी आइडेंटिटी यूज में ली हमने, a डॉट ए डेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर, ठीक है। आ रही बात समझ में? बस अब मैं इसको डॉट प्रोडक्ट करके सॉल्व कर लूँ। क्या मैं डायरेक्टली लिखता हूँ तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा। इसको मैं डायरेक्टली लिखूँगा 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा। अभी डेरिवेशन में प्रूव कराया है। इवन आप एक एक का डॉट प्रोडक्ट करके रिजल्ट भी निकाल सकते हो। अगर बेटा मैं इसे लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा, और 4 को अंदर ले गया तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस के 8 ऑफ ए बी कॉस थीटा। 4 अंदर गया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ए वाली टर्म्स को इधर ले जाते हैं, बी वाली टर्म्स को इधर ले आते हैं। चलो भाई ये सॉल्व करते हैं। अगर मैं ए वाली टर्म को इधर ले जाता हूँ तो ए स्क्वायर इधर जाएगा तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 3b स्क्वायर। आ रही बात समझ में? और 8ab को इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ओवरऑल क्या बन जाएगा 10ab cos थीटा। आई बात समझ में? क्या निकालना है मुझे, थीटा। इनका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है बेटा 1, ये पुट कर दो 3, a का मैग्नीट्यूड 1, b का मैग्नीट्यूड 1, 10 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या बन गया 3 and 3 6 बाई 10 इक्वल टू कॉस थीटा। दैट मीन कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारा 3/5। कॉस थीटा कितना आ गया अपना बेटा 3/5, ठीक है। अगर आपको ये ट्राइंगल याद हो, ये 37 होता है तो ये 3, ये 4, ये 5 और ये हो गया 53, तो थीटा यहाँ से बन जाएगा 53 डिग्री। क्वेश्चन समझ लो कि आपको गिवन था मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस बी, और ए और बी यूनिट वेक्टर हैं, आपको एंगल निकालना था, ये मुझे सॉल्व करना है। अगर आपको ऐसा मॉड वाला पैटर्न गिवन है
तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप सबसे पहले स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने के बाद आप इसे धीरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो आप फाइनली आंसर पे पहुंच जाओगे। दैट मीन मॉड को रिमूव करने का तरीका है स्क्वायर करना है। ठीक है, ये वाली जो आइडेंटिटी है ये हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप कॉपी कर लो। ये एक अनदर टाइप की प्रॉब्लम हो गई, इस टाइप की भी प्रॉब्लम आपसे पूछ लेता है। ठीक है, और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं रिजल्टेंट पे वो भी डिस्कस करते हैं हम। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो भी हमारी फ्रेम हो सकती है उन सब की हम बातचीत करने वाले हैं। तो ये कॉपी कर लो बेटा। चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, और कैसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। देखो बेटा, नेक्स्ट एक और अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। आपको 3 वेक्टर्स गिवन है जिनका सम है 0 एंड मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी वेक्टर दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तीनों वेक्टर्स यूनिट वेक्टर हैं, तीनों का सम 0 है। देन कैलकुलेट a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट ए। आपको कैलकुलेट करना है a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट ए की वैल्यू क्या होगी, इस कंप्लीट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है और आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में सोचो, ट्राई करो। कैसे करोगे कि यहाँ पे डॉट गिवन है तो डॉट की कोई ना कोई ट्रिक आएगी कि कहीं ना कहीं डॉट करके ये पैटर्न में बना लूँ यहाँ से, तो अपना काम बन जाएगा। और आपको तीनों का मैग्नीट्यूड गिवन है, तीनों यूनिट वेक्टर हैं, ए बी सी दैट इज इक्वल टू 1। तो एक सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। जो सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करो, बाकी मेरे साथ समझ लो। देखो बेटा, सबसे पहले हमें गिवन क्या है इंफॉर्मेशन में, हमें गिवन है कि तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, अगला मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है a प्लस बी प्लस सी डेट इज इक्वल टू है 0। डेट मीन्स अगर मैं लिखना चाहूँ बेटा इसे तो मैं बोल सकता हूँ इनका अगर ये तीनों वेक्टर का सम 0 तो इनका मैग्नीट्यूड भी 0, और अगर मैंने मैग्नीट्यूड बनाया है तो इनका स्क्वायर भी 0 होगा। मैंने बताया ना, मोड हटाने का तरीका क्या है, स्क्वायर कर दो। और अगर स्क्वायर किया है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी। कैसे लिखा, क्योंकि a डॉट a डेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर। आया समझ में, वही पैटर्न है जो मैंने आपको बताया था। अब बस क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। जैसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं, पहले ए का इन तीनों से, तो ये हो गया बेटा ए डॉट ए का ए से किया, फिर ए का बी से करोगे बी डॉट ए, फिर ए का सी से करोगे सी डॉट ए, प्लस बी का आप सी तीनों से, तो ये क्या बन गया ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस बी का सी से करोगे तो सी डॉट बी, प्लस अब सी का इन तीनों से करो तो ये क्या हो जाएगा आपका ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट सी एंड डेट इज इक्वल टू क्या है 0। क्लियर, ए का इन तीनों से, बी का इन तीनों से और सी का भी इन तीनों से कर दिया।
ये पैटर्न बन गया, इसको सॉल्व कर लो। ए डॉट ए स्क्वायर, ये क्या है बेटा आपका ए डॉट बी, और ये भी क्या है ए डॉट बी, इसको लिख दूं मैं डायरेक्टली ट्वाइस ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए और ए डॉट सी, इनको डायरेक्टली लिख दूं ट्वाइस ए डॉट सी, बी डॉट सी एंड सी डॉट बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी, प्लस आपको बी डॉट बी को क्या लिख दोगे सी बी स्क्वायर, सी डॉट सी को क्या लिख दोगे आप सी स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू क्या है 0। क्लियर। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर भी 1, बी का भी 1, सी का भी 1, 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, एंड डेट इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 3, 3 को इधर ले गए तो -3, और तो ये आपका क्या बना ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, डेट इज इक्वल टू -3। मुझे निकालना क्या है बेटा यहाँ पर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, तो 2 को अगर इधर ले जाओगे तो ये किधर जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया -3/2। ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा अपना -3/2। तो इस ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच हो गई कि अगर आपको ऐसे वेक्टर फॉर्म का कोई भी फॉर्मेशन क्वेश्चन गिवन है तो आप उसे मॉड बनाओ, स्क्वायर करो, ये आइडेंटिटी अप्लाई करो, आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो इस टाइप की भी प्रॉब्लम आपको वर्कशीट में मिलने वाली है, और ये कंप्लीट जो क्वेश्चंस हैं ये कवर होता है हमारा रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर्स में, कि आपको अगर वेक्टर्स गिवन है, 2 वेक्टर गिवन है, मोर देन 2 वेक्टर्स गिवन है, आप उनको एक सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, और कन्वर्ट करने का पैटर्न होगा हमारा √ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर। तो ये बेटा ये कॉपी कर लो, और बाकी का नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन नेक्स्ट वीडियो। आज के पार्ट में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क ऑन योर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स, ऑन योर रेस्पेक्टिव ग्रुप्स, ऑन योर टेलीग्राम चैनल और योर व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, और आप अपनी वीडियोस की लिंक पर भी कमेंट कर सकते हो, आप वहाँ पर भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू।